नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे नायक जिन्होंने जिंदगी की जंग जीतकर अपने आप को कामयाबी के उस रास्ते पर लेकर के गए और लक्ष्य को हासिल किया। हमारे साथ उदयवीर यादव हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स डिफेंस में कार्यरत थे। एक एक्सीडेंट में इनके दोनों पांव चले गए और उसके बाद की क्या है कहानी, उदयवीर जी की जुबानी सुनिए आप हमारे साथ। उदयवीर जी, आपका जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी। ये एक बड़ा जो ईश्वर ने किया, ये सब ईश्वर की मर्जी पे है, लेकिन वो एक्सीडेंट और उसके बाद का सफर दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ और वो दौर कैसा रहा। फिर उसके बाद आपका रिटायरमेंट और एक दूसरे जॉब में भी आज आप एक बैंक में मैनेजर के पद पे हैं। तो क्योंकि मैं ये सवाल करना लाजमी मेरा यूं होगा कि इस वक्त थोड़ी कोई बात होती है, किसी ने कुछ कह दिया, जीवन में नर्वसता आ गई, कोई फांसी लगा लेता है, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई ट्रेन के आगे चला जाता। आखिर क्यों? जब ईश्वर ने हमें दो हाथ दो पांव देखने के लिए आंख, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं वीक हो सकता है, शारीरिक रूप से आप सक्षम है, तो उदयवीर जी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो सकते हैं जो जीवन में छोटी सी घटना को एक अंधेरा समझ लेते हैं। तो जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सब कुछ कैसे हुआ। मैं उस समय बठिंडा में पोस्टेड था। आर्मी की क्लास 5 व्हीकल्स खराब हो जाते हैं, उनको सीओडी में जमा कराना पड़ता है। सीओडी एक डिपो होता है डिफेंस का। तो हम लोग बठिंडा से मालगाड़ी में अपनी जो क्लास 5 व्हीकल्स हैं वो लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो 3-4 दिन तक वो मालगाड़ी में कई जगह रुकती हुई आई, अंबाला, करनाल वगैरह, और लास्ट में वो तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पे आके रुक गई गाड़ी। तुगलकाबाद में क्या हुआ कि हमारे जो मेरे साथ जो जेसीओ थे, सूबेदार साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं स्टेशन मास्टर से पता करके आता हूं, क्योंकि अब अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तुगलकाबाद से हमको दिल्ली कैंट जाना था सीओडी में। तो लेकिन क्या हुआ कि वो हमारे जेसीओ साहब तो चले गए स्टेशन मास्टर के पास में, मैं अपने व्हीकल्स के पास में मालगाड़ी में बैठा हुआ था ओपन वैगन में। तो रेलवे वालों ने बिना इन्फॉर्म किए शंटिंग कर दिया। शंटिंग जब किया तो मेरे को पता नहीं था कि वो हमारे जो वैगन है उसकी शंटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने शंटिंग किया, शंटिंग करते ही क्या मेरे को जोर का झटका लगा, और जोर का झटका लगा तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं उसके जो रेलवे का ट्रैक है उसके बीच में गिर गया। रेलवे के ट्रैक में गिरने के बाद में जो मेरे दोनों पैर के ऊपर से ये मालगाड़ी का पहिया निकल गया और मैं बिल्कुल शांत उसके रेलवे ट्रैक के बीच में पड़ा रहा। तो जैसे ही हमारे जेसी साहब को पता चला कि कोई ट्रेन से नीचे गिर गया तो भागते हुए आए और उन्होंने मेरे को देखा, बोला यादव ये क्या हो गया, आपका तो एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम नहीं बताया कि आपका ये बहुत ही मेजर एक्सीडेंट है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी चोट लगी है और हम आपको अभी मिलिट्री हॉस्पिटल ले चलते हैं, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। तो उन्होंने क्या है, रेलवे की एम्बुलेंस और रेलवे के एक डॉक्टर को मैनेज किया और वो मेरे को तुरंत उठा करके उसमें एम्बुलेंस में लेकर के दिल्ली कैंट लेके गए। दिल्ली कैंट में जाते ही जैसे मेरे को स्ट्रेचर पे डॉक्टर्स ने देखा तो 4-5 डॉक्टर्स मेरे चारों तरफ आ गए और उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ यादव। तो मैंने कहा सर हम क्लास 5 व्हीकल्स लेके आ रहे थे और इस शंटिंग के दौरान मैं गिर गया और ये एक्सीडेंट हो गया। ग्लूकोज चढ़ाया और कहा कि मेजर एक्सीडेंट है और उन्होंने मेरे को ओटी के लिए रेफर कर दिया। ओटी में जैसे मेरे को लेके आए तो डॉक्टर्स ने पूछा कि भाई आपके मेजर एक्सीडेंट है, ऑपरेट करना पड़ेगा, साइन कौन करेगा। तो मैं उस समय होश में ही था, मैंने कहा सर मैं साइन करूंगा। मैंने साइन किए और डॉक्टर्स ने मेरे को ओटी में ले जाकर के ऑपरेट कर दिया। और 4 घंटे बाद जब मेरे को होश आया तो मेरे दोनों पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी और मैं आईसीयू के अंदर लेटा हुआ था। तो इसी दौरान मिलिट्री वालों ने मेरी मिसेज को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो जयपुर में तुरंत जो भी उनको ट्रेन मिली उससे वो तुरंत मेरे पास बेस हॉस्पिटल में पहुंची और उन्होंने मेरे को संभाला। दिल्ली कैंट में मेरे 2 महीने ट्रीटमेंट चला। जब मेरे घाव वगैरह बढ़ गए तो एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है पुणे में, आर्मी का, एशिया का बहुत बड़ा है वो। उन्होंने कहा कि अब आपके घाव भर गए हैं और अब आपको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के लिए पुणे रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरा 29 सितंबर 97 को एक्सीडेंट हुआ था। क्या उदयवीर जी, क्योंकि बड़ी एक आपके लिए एक मैं कहूंगा एक त्रासदी कह सकते हैं इसे, एक बड़ा एक्सीडेंटल ये जो पीरियड निकला आपका, इसमें आर्मी का कोऑपरेशन कैसा रहा? आर्मी ने मेरे को हर स्टेज पे कोऑपरेट किया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पास में 3 अटेंडेंट छोड़े गए, वो 8-8 घंटे की ड्यूटी दे देते हैं और मेरे को पूरा वॉच करते थे, ऑब्जर्व करते थे, डॉक्टर्स भी ऑब्जर्व करते थे और मेरे अटेंडेंट भी ऑब्जर्व करते थे। तो जब मेरा ये घाव वगैरह भर गई तो उन्होंने मेरे को आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे रेफर कर दिया। मैं पुणे गया। पुणे में जाने के बाद में मेरा मेजरमेंट लिया गया आर्टिफिशियल लिम्ब का और उन्होंने ये शॉर्ट पैक लगाए मेरे। शॉर्ट पैक लगने के बाद में फिर मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया
और जब मैं अपने पैरों पे चलने लग गया आर्टिफिशियल लिम्ब पे, तो उन्होंने मेरे को मेडिकल बोर्ड आउट के लिए, हमारा जबलपुर में सेंटर है कोरोसिनल्स का, तो जबलपुर एमएच में रेफर कर दिया। जबलपुर एमएच में मेरा ये मेडिकल बोर्ड आउट का ओपिनियन लिखा गया और उन्होंने मेरे को 19 सितंबर 1999 को एक्सीडेंट के 2 साल बाद मेडिकल बोर्ड आउट करके घर भेज दिया जी। तो आप पेंशन पे आ गए फिर वहां से? हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन, 2 तरह की पेंशन पे आ गया मैं। हाँ। यहाँ आने के बाद में मेरे पास में एक नई चुनौती थी, क्योंकि आर्मी की लाइफ और सिविल की लाइफ में बहुत अंतर था। तो यहाँ पर आने के बाद में मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बोला कि जो होना था वो तो हो गया, अब जिंदगी को अपन पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करो और एक नए कंपटीशन की तैयारी शुरू करो। गुड। मैंने आने के बाद में RAS, SSC और बैंक की तैयारी शुरू की और मैंने बैंक का एग्जाम दिया जो बहुत ही अच्छा हुआ और सबसे पहले मेरे बैंक में अपॉइंटमेंट हो गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में, जो मर्ज हो गया SBI में, जो SBI में मर्ज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में मैंने दुर्गापुरा ब्रांच में ज्वाइन किया और यहाँ मैंने बैंक की सारे काम सीखे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, क्योंकि एक देखिए जीवन में घटनाएं एक लेसन भी देती हैं, हमें सिखाती भी हैं, अगर कोई सीखना चाहे। आपने बहुत अच्छी बात, एक जज्बा था आप में, आपके परिवार के लोगों में कि जो हुआ हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर उसकी सोच में हम समय व्यर्थ करेंगे तो उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। नजरिया बदला आप लोगों ने और जिंदगी बदल ली। वो जो एक दौर होता है उसमें व्यक्ति का पता चल पाता है कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, समाज का नजरिया कैसा रहता है, मित्रों का हो, समाज का हो, आपके साथियों का हो, वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ योगेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब आदमी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है या उसके साथ में कोई त्रासदी हो जाती है जी, तो वो जो अपने दोस्तों पे भरोसा करता है, रिश्तेदारों पे भरोसा करता है, तो वो उसका सब भ्रम टूट जाता है, क्योंकि उसको अपनी एक निजी जिंदगी में जीना होता है और उसको जहां भी हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां दोस्त कन्नी काटने लग जाते हैं और रिश्तेदार भी कन्नी काटने लग जाते हैं। लेकिन आप में धैर्य होना चाहिए और आपको अपना एक टारगेट बना करके चलना चाहिए कि जो होना था वो हो गया और अब अपने को सिर्फ अपने साथ ही जिंदगी जीनी है और अपने संघर्ष करने के लिए जो इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी अर्धांगिनी का होता है। अगर आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है तो आप जिंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हैं और इसमें मेरी पत्नी सुनीता ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरे को कोचिंग कराई, बैंक में सिलेक्शन हुआ, बहुत खुश हुई और उसके बाद में कहा कि अब यहाँ अपनी मंजिल खत्म नहीं हुई है, बैंक में अपने को प्रमोशन लेने हैं और आगे पढ़ाई करनी है। जी, तो बहुत बढ़िया, ये एक पॉजिटिव नजरिया है। मैं फिर कोट करना चाहूंगा कि वो लोग छोटी सी घटना से नर्वस होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा क्या एक सफर रहा उदयवीर जी का, और एक छोटी सी घटना, आए थे सिर्फ अपने जो व्हीकल्स थे आर्मी के पुराने उनको जमा कराने के लिए, लेकिन क्या एक हादसा हुआ और कहां से कहां तक पहुंच गए। तो एक बड़ी चैलेंजिंग इनके सामने एक जीवन बचाने की, सबसे पहले तो जीवन बचाने एक बड़ी चुनौती थी कि अब क्या होगा, लेकिन परिवार जब खड़ा होता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप खुद पे कितना भरोसा है कि किसी भी परिस्थिति को हम जीतने का जज्बा जो अगर आप में है तो आप जीत सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी जो चुनौती थी, आपका खुद का अपना जो जज्बा रहा, वही सबसे बड़ी एक खूबी कह सकते हैं पूरी इसकी। देखिए योगेंद्र जी, इसमें एक मैं आपको छोटा सी 2 लाइन की चीजें बताता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना की हर तदबीर से आगे, बिल्कुल, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अगर आप में खुद कुछ करने का जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप अपने टारगेट को एम करके चलिए, आपको देर सवेर वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। मैंने भी बैंक में ज्वाइन करने के बाद में फिर अपने आप को यहीं पे बाइंड नहीं किया और इग्नू से मैंने MCA के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे कर्नल साहब यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। उन्होंने कहा कि यादव MCA कर ले, ये तेरे जॉब में बहुत काम आएगी। तो मैंने इग्नू से 2009 में MCA कंप्लीट किया। MCA कंप्लीट करते ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्रमोशन हो गया। गुड। फिर भी मेरी यहाँ पर प्यास रुकी नहीं। हाँ। क्योंकि आगे फिर मैंने MBA के लिए। उदयवीर जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे। तो अपने सफर की शुरुआत कहां से होती है? उदयवीर घटना से पहले एक साधारण नायक के रूप में होंगे, लेकिन एक नायक या हीरो की तरह हम इस वजह से पेश कर रहे हैं क्योंकि वक्त जिसमें कभी मेडिटेशन के लिए, कभी योगा के लिए, कभी काउंसलिंग के लिए समाज में इनकी आवश्यकता पड़ने लग गई है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी काउंसलिंग वो लोग होते हैं जिन्होंने जीवन जिया है, उन घटनाओं को जीत करके और अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है सच्चे हीरो वो हैं।
उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्यास क्या है उदयवीर जी की जीवन की, अब वो सुनाएंगे आपको। एक एक्सीडेंट को जिया और जीने के बाद उस जंग को जीत कर आए और अपने मकसद में कामयाब हुए। वो प्रेरणादायक डिफेंस की कोर ऑफ सिग्नल्स के नायक उदयवीर सिंह यादव साहब हमारे साथ में हैं। उदयवीर जी, आपने एक बात कही कि मैंने एक्सीडेंट के बाद में कोचिंग की, बैंक में जॉब लगा, लेकिन सफर कुछ आगे ले जाना चाह रहे थे आप, असिस्टेंट मैनेजर तक का भी सफर आपने बताया, लेकिन आपने कहा कि इस बीच मेरी प्यास और बढ़ने लगी। उस प्यास को मैं जानना चाहता हूं कि प्यास किस तरह से बढ़ी और क्या प्यास? एमसीए करने के बाद में जो एक मेरी ज्ञान की जो जिज्ञासा थी वो कम नहीं हुई, तो मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस में एमबीए किया इग्नू से। और 2009 में जैसे ही मेरा एमसीए कंप्लीट हुआ, मैंने बिना समय गंवाए एमबीए में अपना एडमिशन ले लिया और 2012 में मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस में एमबीए भी कंप्लीट हो गया। एमबीए कंप्लीट होने के बाद में 2013 में मेरा डिप्टी मैनेजर के पद पर फिर वापस प्रमोशन हो गया। तो मैं इसी लगन से काम करता रहा और कस्टमर्स भी मेरे पास आते थे। वो मेरे काम को देख करके, मेरी पोजीशन को देख करके वो मेरे को बहुत ही उत्साहित करते थे कि आपका जज्बा देखने लायक है। जहां भी हम जाते हैं, यादव जी आपका जो एग्जाम्पल हो कोट करते हैं कि अगर सीखना है तो यादव जी से सीखो। उसके बाद में 2017 में मेरा मैनेजर का प्रमोशन हुआ और मैनेजर का प्रमोशन होने के बाद में फिर आर्मी ने भी मेरे को रिकॉग्नाइज किया और आर्मी की एक सिग्नल मैगजीन निकलती है, उसमें उन्होंने मेरा ये जो स्ट्रगल है इसको पब्लिश किया। गुड। ईयर 2018 डिसेबल्ड सोल्जर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मनाया गया है दिसंबर के महीने में। इसमें पुणे में जी हमारे जो जनरल विपिन रावत जी हैं, उन्होंने 700 डिसेबल्ड सोल्जर को बुलाया था। तो इसमें से कुछ को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि पैरा ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के गोल्ड मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स जीत के लाए हैं। तो वहां उन्होंने कहा कि आर्मी एक नौकरी का जरिया नहीं है। आर्मी में अगर आपको आना है तो आपको मेंटली और फिजिकली होकर के देश सेवा के जज्बे से आना पड़ेगा, तो आपके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के ऑन ड्यूटी के दौरान जो सैनिक विकलांग हो गए हैं, उनको वित्तीय सहायता में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी और उनको मोबिलिटी इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे। तो डिफेंस में आप लोगों को आपको बुलाते रहते हैं, क्योंकि ये बात ये होती है कि दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि आपका जो सफर रहा, स्ट्रगल जो रहा, उसको समाज में वास्तव में उसको हाईलाइट करना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि कोई बच्चा फेल हो जाता है, किसी ने एग्जाम कंपटीशन वाले दिए और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, कहा कि चलो हैंग हो गया या पोइजन उसने गटक लिया। ये सब चीजें होती हैं जीवन में, कहीं मंजिल एक मोड़ पे आके खत्म नहीं होती है। ये नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया कि मेरे सामने अब कुछ नहीं बचा। ये हमारी सोच होती है कि जीवन में अंधेरा आ गया, अब कुछ नहीं बचा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोनों पांव अगर किसी सोल्जर के चले जाएं, अच्छी भली जीवन हो, और उसके बाद हो सकता है कि शायद ये रिटायरमेंट होते उसके बाद में ये सब चीजें इनको नहीं मिल पाती। मैं सही कह रहा हूं? आप पता नहीं उसके बाद में, रिटायरमेंट के बाद में आप एमसीए कर पाते नहीं कर पाते, क्या एक जीवन होता। लेकिन उस घटना से आपने एक लेसन लेकर के और जीवन पे वापस खड़े हुए, एक वापस से फिर चलना सीखा। उस वक्त तक का कभी बचपन जो था, एक उस वक्त चलना सीखा आपने, और एक जीवन में जब एक यंग एज में थे आपने दोबारा फिर चलना सीखा और एक नई मंजिल तय करके और उस सफर को आपने जिया। योगेंद्र जी आप सही कह रहे हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये मेरे एक तरह से रीबर्थ था। जी, रीबर्थ इसलिए था क्योंकि मैं एकदम में बिल्कुल मेरे पैर चले गए थे। मैं ऑन बेड 2 साल तक ऑन बेड रहा, वहां मेरा ट्रीटमेंट चला। जैसे बच्चा चलता है उस तरह से मेरे आर्टिफिशियल लिम्ब लगे। मैंने प्रैक्टिस की चलने की कच्चे पैरों से। वो पैर कहीं लगते थे, कहीं से ब्लड निकल आता था, कहीं घाव हो जाता था। लेकिन वहां पर जो हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको चलना है तो ये आपको घाव तो सहन करने ही पड़ेंगे। और जब वो घाव सेट हो गए, आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया, तो छोटे छोटे कदमों से मैंने शुरुआत की। और उसके बाद में जब बिल्कुल पैर सेट हो गए तो उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हमेशा अपनी एक मंजिल को आगे लेकर के चलते रहे। और आर्मी की कोर ऑफ सिग्नल्स ने भी मेरे को वो अपने जो एस्टेब्लिश डे है 15 फरवरी को बुलाते हैं जयपुर में। और अभी उन्होंने मेरे को एक एफएम रेडियो पे भी बुलाया था आर्मी वालों ने, और वो भी काफी मोटिवेशनल स्पीच थी मेरी एफएम रेडियो के ऊपर। ये पूछना इस वजह से मेरा जरूरी था कि डिफेंस कितना आपके साथ में खड़ा, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ इतना खड़ा रहे बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि पैसा भी काफी खर्च हुआ होगा आपका। और पूरा डिफेंस, क्योंकि डिफेंस के पास में फंड की कोई कमी नहीं रहती है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कभी आपको बिल के लिए घूमना पड़ रहा है, कभी किस चीज के लिए घूमना पड़ रहा है। आई थिंक डिफेंस में ये सब चीजों से आपको
दो चार नहीं होना पड़ा होगा कि कहीं पे कोई लेकुना हो, कहीं पे कोई लापरवाही सामने आ रही हो, किसी ने कोऑपरेट नहीं किया हो? जब एक्सीडेंट हुआ तो आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, उन मिलिट्री हॉस्पिटल्स में वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोल्जर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आपको इवन तो दवाई भी लेके नहीं आनी पड़ती, उनके बेड्स होते हैं, आपको खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आर्मी के अंदर। और आर्मी में अगर आपने इन लाइन ऑफ ड्यूटी में आपका एक्सीडेंट हुआ है, जैसे मेरे तुरंत बाद ही कारगिल युद्ध हुआ था, वो पेशेंट भी मेरे साथ थे पुणे में, तो आर्मी ने उनको भी काफी कोऑपरेट किया। और जो पीस टाइम पे डिसेबल्ड हो जाते हैं उनको भी आर्मी काफी कोऑपरेट करती है। और मेरे को तो एवरी स्टेज पे उन्होंने कोऑपरेट किया। इवन दो जब मैं भटिंडा से रिटायर होके आया तो मेरी यूनिट ने अपने जवानों से कलेक्शन करके एक काइनेटिक एक्स जो है वो साइड अटैचमेंट लगा करके गाड़ी प्रोवाइड करवाई। उसी गाड़ी से मैंने कोचिंग ज्वाइंस की, क्योंकि मोबिलिटी का इशू था, वो मोबिलिटी का इशू मेरी यूनिट ने दूर कर दिया था। उसके बाद में 2009 में जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है आर्मी का, उसने फिर मेरे को अगेन एक एक्टिवा दी। उस एक्टिवा से मैं आज तक चल रहा हूं और वो एक्टिवा काफी मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। जी, अब सफर क्या है आपका? अगली मंजिल क्या है जो सोच रखी है आपने? अगली मंजिल है, मैंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद में बच्चे भी काफी हताश हो गए थे। लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों बच्चों को कहीं पर भी ये हताश नहीं कहा कि भाई हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम अगर कमजोर पड़ जाते तो हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मेरी बेटी की गेट में 207 रैंक थी 2016 में, अभी वो IIT बॉम्बे से एमटेक कर रही है। गुड। और बेटे ने भी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। तो आपका अगर हौसला बड़ा है तो आप अपने बच्चों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हो और एक फैमिली को भी अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हो। तो ये एक सफर, और लेकिन मैं वो जानना चाहता हूं कि अब लक्ष्य आगे क्या है आपका? अब आगे लक्ष्य है कि 2 साल बाद मेरा एक नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू और है, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। अपने जो भी असाइनमेंट्स हैं वो पूरे कर करके नेक्स्ट मतलब जहां तक मैं जा सकता हूं। मेरी अभी 10 साल की सर्विस बची है बैंक